नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वही कर्नाटक में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी खत्म नहीं की, लेकिन उसके नेता अरबपति बन गए। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। साथियों, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। साथियों, एलू सिट्टिना कोटे यानी सुरक्षा के 7 घेरों का क्षेत्र है। बीजेपी सरकार ने भी योजनाओं का एलू सुत्तिना कोटे तैयार किया है। पहला सुरक्षा घेरा, जिसे आप सुरक्षा कोटे बोलते हैं, पीएम आवास योजना के पक्के घर का है। मुफ्त गैस कनेक्शन, हर घर जल होना। दूसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे गरीबों को मुफ्त राशन का है, भूखमरी से बचाव का है, पोषण का है। तीसरा सुरक्षा घेरा यानी सुरक्षा कोटे आरोग्य का है। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का है, मुफ्त टीकाकरण का है। चौथा सुरक्षा घेरा या सुरक्षा कोटे जनधन बैंक खाते और मुद्रा योजना के तहत दी गई लाखों करोड़ रुपए की मदद। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक में रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पीएफआई से बैन हटा लेंगे। आगे अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो न गली। अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे। मेरी बात याद रखना। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗೆದ್ರೆ ಪಿಎಫ್ಐ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया। केवल और केवल सिद्धरामैया के 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावे कर्नाटक में कुछ नहीं किया है। ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು। ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। अरे सिद्धरामैया जी, आपके समय में जो भ्रष्टाचार हुआ वो समग्र भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार सिद्धरामैया सरकार थी। अरे ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಯಿತೋ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು। और सिद्धरामैया कहते हैं कर्नाटक में लिंगायत समाज भ्रष्टाचार लेकर आया है। अरे सिद्धरामैया, शर्म करो, शर्म करो। हमने येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाया। येदियुरप्पा जी ने
किसानों का बजट अगर देने का काम किया तो येदियुरप्पा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एनसीपी नेता शरद पवार ने मंगलवार यानी आज पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जयंत पाटिल भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि शरद पवार को ऐसे इस्तीफे का ऐलान नहीं करना चाहिए। पवार का फैसला हमें पसंद नहीं आएगा। पवार के बिना हम जनता के पास कैसे जाएं? पाटिल ने कहा कि आपको पार्टी में बना रहना चाहिए। आप जो बदलाव करना चाहते हैं उन्हें करें, जिसे जो जिम्मेदारी देना चाहते हैं उन्हें दे दें, लेकिन पार्टी में बने रहें। वहीं शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन भी किया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमें नहीं पता कि शरद पवार ने इस्तीफा क्यों दिया। इससे एमवीए पर फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। शरद पवार जी ने जो आज उनके पद से, उनके अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किस कारणवश दिया है ये तो बताना मुश्किल है। जो मीडिया में अजीत दादा पवार के बारे में जो आता था, या उनके परिवार में कुछ हो, या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जो है उनसे ही अपने को जब उनसे मिलेंगे और ये सब बातों से पूछेंगे, तब इस बारे में वक्तव्य करना अच्छी बात होगी। लेकिन एक शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार यानी आज दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट में आप सांसद राघव चड्ढा के नाम का जिक्र किया है। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने आज जांच एजेंसी को बताया था कि राघव चड्ढा के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक हुई थी। अरविंद के बयान के अनुसार बैठक में पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रुजम, मामले के आरोपी विजय नायर और पंजाब आबकारी निदेशालय के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया को दिल्ली में सीबीआई अदालत के समक्ष दायर पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी के रूप में नामित किए जाने की कुछ दिनों बाद आया है। सिसोदिया को फरवरी में जांच एजेंसियों ने मामले के सिलसिले में 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया के साथियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि एक इंसान की छवि, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी सार्वजनिक जीवन में बहुत जद्दोजहद से, मेहनत से, खून पसीने से बनती है। किसी की भी रेपुटेशन को इस प्रकार से हार्म करने से पहले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक रिस्पॉन्स तो लेना चाहिए था, मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आ गया, आपको इस पे क्या कहना है, मैं स्पष्टीकरण देता। लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े मीडिया हाउसेस ने मेरे नाम की और मेरी छवि की हानि पहुंचाने की कोशिशें की हैं। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें, जो गलत खबर छापी है उसे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक में रैली के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनौती देती हूं कि एक चुनाव मुद्दों पर लड़कर दिखाओ तो सही। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री
और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूं। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं, लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बात। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नेशनल न खेलने के सवाल पर बजरंग पुनिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन यौन उत्पीड़न के खिलाफ है, न कि किसी नियम के खिलाफ है। बजरंग पुनिया ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं। बात बोले, ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने, इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना। ये एक 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो 500 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल हैं। बात बोले, ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने, इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना। ये एक 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो 500 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल हैं। बात बोले, ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात बदमाश टिल्लू ताजपुरिया उर्फ सुनील मान की हत्या हो गई है। मंगलवार की सुबह जेल में ही बंद एक बदमाश ने लोहे की ग्रिल उखाड़कर उस पर हमला कर दिया। बदमाश ने लोहे की छड़ को टिल्लू के पेट में घोंप दिया। इस हमले में वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जेल कर्मियों ने उसे आनंद फानन में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे DDU अस्पताल में टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई। जिस बदमाश ने टिल्लू पर हमला बोला उसका नाम योगेंद्र हुड्डा है। इस हमले में योगेश के साथियों ने भी उसका सहयोग किया। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। टिल्लू ताजपुरिया पर हत्या सहित कई अपराध के मामले दर्ज हैं। वहीं रोहिणी कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में टिल्लू का हाथ था। इस दौरान पुलिस ने एक एनकाउंटर में टिल्लू गैंग के 2 शूटरों को मार गिराया था। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की कॉलेज के जमाने से ही दुश्मनी थी। वह एक दूसरे पर हमले की फिराक में लगे रहते थे। गैंगवार में अब तक दोनों गैंग के दर्जनों लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद क्या बदले की भावना से तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में PCC चीफ कमलनाथ ने बयान दिया था कि मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं। इसको लेकर भाजपा भड़की हुई है। कमलनाथ के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर निशाना साधा और आरोप लगाए। उन्होंने कमलनाथ को थका हुआ और दिग्विजय सिंह को पका हुआ नेता बताया। यानी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब 2 ही नेता बचे हैं, एक पका हुआ है, दूसरा थका हुआ है। कांग्रेस की सरकार आए तो हिंदू समझदार, हमारी सरकार आए तो हिंदू बेवकूफ।
आगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह से जनता पक गई है, कमलनाथ से जनता थक गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के जीवन स्वास्थ्य रक्षक के साथ बैठक कर कहा गया है कि कमलनाथ को अलग अलग वर्गों की याद आने लगती है। सब कुछ चुनाव पर ही ध्यान आता है। पिछले 3.5, 4, 4.5 साल, 1.5 साल जब सरकार में रहे तब किसी से बात नहीं की। अब चुनाव आ गया तो कभी हिंदुत्व पर सवाल, हिंदू पर सवाल। अब चुनाव आ गया तो स्वास्थ्य वालों से चर्चा। जब चुनाव आ गया तो मई दिवस पर 1 मई को कर्मचारियों की छुट्टी, और जब उनको एजेंडा लगाना था तब एक भी लगाया नहीं। तो ये जनता समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि ये कमलनाथ जी अब क्या स्वान कर रहे हैं। नाराजगी का कोई बात ही नहीं है। सरकार पूरी साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद हो रहा है और मार्ग भी निकला है। देखो, जो मध्य प्रदेश वाले हैं, यहाँ पर किसने क्या किया है ये सामने है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर लाडली लक्ष्मी कहा तो आज 45 लाख के लगभग लाडली लक्ष्मी हैं जो लखपति हैं। हमने कहा कि लाडली बहना तो 1 करोड़ से ऊपर फार्म भर गए मध्य प्रदेश के अंदर। ये नेतृत्व। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सूरत की कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल के लिए दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। वहीं राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनको सुनवाई की गई और सजा पर रोक लगाने और उनको दोषी ठहराने के खिलाफ में सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। बीते हफ्ते शनिवार को राहुल का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात एचसी को बताया कि जिस अपराध के लिए कांग्रेस नेता को अधिकतम 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी वह उतनी गंभीर प्रवृत्ति का नहीं था, न ही इसमें कोई ऐसी अनैतिक बात कही गई थी जिसमें किसी तरह की अनैतिकता शामिल हो। सिंघवी ने जस्टिस हेमंत प्रच्छक की पीठ को बताया कि एक लोक सेवा या जनप्रतिनिधि के मामले में ऐसे फैसले कई कारकों, उपचुनाव, निर्वाचन क्षेत्र और वहां के व्यक्तियों पर असर डालते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। सिंघवी ने कहा कि जैसे कि अगर निर्वाचन आयोग राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के बाद वहां उपचुनाव कराता है तो यहां से मामला जीत लाने के बावजूद उन चुनाव के परिणामों को खंडन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए कान न्यूज। नमस्कार।